हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का नैतिक शिक्षा के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर्स के 2024 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है इस एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पेपर वगैरह की सब चीज़ों की जो भी है उनकी PDF चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट से आपको सारी चीज़ें जो है लिखी हुई या PDF में जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अभी जो है आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये भी इसी वेबसाइट से ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर इन MCQs की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आपको नैतिक शिक्षा का कंप्लीट एनालिसिस सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हों, MCQs भी हों, जो भी चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं, तो वो आप यहाँ प्रीमियम स्टडी मटेरियल से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से PDF नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। PDF चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं पेपर्स को, ये क्वेश्चंस को, MCQs को। पहला चैप्टर है हमारा सरस्वती वंदना। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पास होना होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बढ़िया नंबर चाहिए। अब जिनको बढ़िया नंबर चाहिए वो सारे चैप्टर्स के जितने मैंने MCQ कराए हैं वो कर लेना इस वाली बुक से। ज़्यादा नहीं बना रखे हैं, 2-2 4-4 हैं। जिस चैप्टर से ज़्यादा MCQs हैं उन चैप्टर में से चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है एग्जाम में आने के। अब मैं बीच बीच में जो है ना चैप्टर्स को कटवा दूंगा। जिन स्टूडेंट को सिर्फ पास होना है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो उनके लिए मैं कुछ चैप्टर्स बीच बीच में कटवाता रहूँगा। जिनको जो है सिर्फ पास होना है और मतलब नहीं है उनको, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा उनको। 5 MCQ जो आएंगे उनमें से 4 MCQ आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे इनमें से, जो चैप्टर कट जाएंगे उसके बाद भी, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप किस हिसाब से करते हो। पहला चैप्टर हमारा सरस्वती वंदना। इस चैप्टर को काट सकते हो। विद्या की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो किसको पूजा जाता है? माँ सरस्वती को। सभी मनुष्य माँ सरस्वती की उपासना किसकी प्राप्ति के लिए करते हैं? शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, उपरोक्त सभी। तो किसकी? उपरोक्त सभी। माँ सरस्वती कैसे वस्त्र धारण करती हैं? तो कैसे वस्त्र हैं? सफ़ेद वस्त्र। माँ सरस्वती ने अपने हाथों में क्या धारण किया हुआ है? सबको पता होगा, वीणा। माँ सरस्वती ने जिस कमल पर आसन ग्रहण किया है उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग है सफ़ेद। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यम नियम। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए किसे अनिवार्य बताया है? धन, योग, लाभ, शक्ति। किसको बताया है? योग को। योग के कितने अंग हैं? 8। योग के 8 अंगों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम उसको? अष्टांग योग कहते हैं। अष्ट अंग, देखो संस्कृत का वर्ड है ये अष्टांग। अष्ट अंग, 8 अंग। यम के कितने भेद हैं? तो यम के भेद है 5। निम्नलिखित में से कौन सा यम है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। ब्रह्मचर्य क्या है? शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर की उपासना करना। उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। योग के पहले अंग का क्या नाम है? तो उसका नाम है यम। योग के दूसरे अंग का क्या नाम है? तो वो है नियम। नियम के कितने भेद हैं? तो नियम के 5 भेद हैं। जितने भी भेद वगैरह है ना इस पूरे चैप्टर में 5 ही मिलेंगे मोस्टली में। जिस साधन के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है उसे कहा जाता है। तो वो क्या है? उसको कहते हैं योग। यहाँ पे आई थिंक साधना आना चाहिए था, साधन नहीं है, साधना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, हर साल मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2015 से। योग दर्शन के लेखक कौन है? वो है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है सूक्ति सौरभ। इसमें अच्छी अच्छी उक्तियां दे रखी हैं जिनको सिर्फ पास होना है। इस चैप्टर के MCQs को देखो, जो कटवा रहा हूँ ना मैं सिर्फ MCQs हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग अलग हैं, अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से। सूक्ति का अर्थ है अच्छी उक्ति या सुंदर उक्ति कह लो तुम। संसार की पहली संस्कृति कौन सी है? तो वो कौन सी है? वैदिक संस्कृति। 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा कितने गुणी पुत्र श्रेष्ठ होते हैं? कितने? 1।
100 पर एक भारी। मानव धर्म, ये वाले चैप्टर को भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। देखो ये जिनका स्किप करा रहा हूँ वो सिर्फ पास होने वाले हैं, कहीं तुम सारे स्किप करके बैठ जाओ और फिर बोलो कि सर हमारे तो कुछ मिला ही नहीं हमको, तो ये आपने स्किप करवा दिया और इसमें से ये एक आध क्वेश्चन मिल गया, हम नहीं कर पाए उसको। तो जिनको सिर्फ मतलब बहुत आलसी स्टूडेंट है ना, जिनको बस मन नहीं कर रहा बिल्कुल पढ़ने का, तो वही करना, नहीं तो सारे मैं रिकमेंड करूँगा सारे ही करो, सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लो सारे के सारे एमसीक्यूज को। गुरु गोविंद सिंह ने किस धर्म को सर्वोपरि माना था? तो कौन सा धर्म था? मानव धर्म। गुरु गोविंद जी ने किसकी नियुक्ति रणभूमि में घायलों को जल पिलाने के लिए की थी? तो किसकी करी? भाई कन्हैया की। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो किसने शुरुआत करी थी? गुरु नानक देव जी ने करी थी। नेक्स्ट चैप्टर है योग कर्मसु कौशलम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है? ये तो पता ही होगा सबको, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? पहले तो ये पता लगा श्रीमद् भगवत गीता किधर से आई है, महाभारत का ही तो एक हिस्सा है वो, तो इसके रचयिता भी कौन हुए? वही जो पहले वाले के हैं, यानी वेद व्यास। निम्नलिखित में से योग की त्रिवेणी का हिस्सा कौन सा है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। ये त्रिवेणी यानी कि 3 अंग है और ये 3 है वो, ठीक है, इनको याद रख लेना। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको कहते हैं हम योग। शरीरगत योग कितने प्रकार के होते हैं? तो होते 84 प्रकार के। मानसिक योग साधनाओं में प्रमुख योग कौन सा है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है मानसिक में? उपरोक्त सभी, सारे के सारे। गीता के 16वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? वो है 24। 17वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? वो है 28। 18वें अध्याय में कितने श्लोक है? वो है 78। गीता के 16वें अध्याय का क्या नाम है? वो है देवासुर संपद विभाग योग। 17वें अध्याय का क्या नाम है? श्रद्धात्रय विभाग योग। 18वें अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। देखो ये जो है ना, लास्ट में मैंने जो गीता के हिस्से बताए कि कौन सा अध्याय में कितने श्लोक और उनका नाम क्या है, इसको लेके क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर से, चांसेस बहुत हाई हैं इन क्वेश्चंस के आने के, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। वैसे मैंने बता भी दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट चैप्टर है महारानी अहिल्याबाई, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसमें अहिल्याबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदनगर में। अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 को। अहिल्याबाई का विवाह किसके साथ हुआ? वो हुआ था खंडेलराव होलकर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था? देवघाट, कुसारवत घाट, विष्णुपद मंदिर, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे जो है सभी का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर का देहांत कब हुआ? 13 अगस्त 1795। अहिल्याबाई को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राजमाता, करम माता, लोक माता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो नहीं लगा रहे आप अपने मन में, लोक माता है, ठीक है ना। देखो उपरोक्त सभी देख के खुश मत हो जाया करो कि वही आएगा गारंटीड, ऐसा नहीं होता। तो अहिल्याबाई को लोक माता के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सीवी रमन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888। सीवी रमन का जन्म कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था तिरुचिरापल्ली में। सीवी रमन की माता का क्या नाम था? वो था पार्वती अम्मल। सीवी रमन के पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर। सीवी रमन का पूरा क्या नाम था? वो था चंद्रशेखर वेंकटरमन। सीवी रमन ने 10वीं की परीक्षा किस आयु में पास की थी? आप कब करने वाले थे? आपने कब करी थी, है ना। तो इतनी उसने तो बहुत जल्दी कर ली थी यार, 11 वर्ष की आयु में। आप तो तब शायद 7वीं 8वीं में होंगे। सीवी रमन ने एमए की डिग्री कब प्राप्त की? तो कब करी थी? 1906 में। सीवी रमन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के सदस्य किस आयु में बने? कब बने थे? 19 वर्ष की आयु में। सीवी रमन पहली बार विदेश में कहाँ गए थे? वो गए थे लंदन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इंपॉर्टेंट मैं उनको हाईलाइट करा रहा हूँ जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। सीवी रमन ने अपनी पहली विदेश यात्रा कब की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, यात्रा के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। 1921 में। सीवी रमन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा माना जाता है? साबुन में झाग बनने का, समुद्र के जल का नीला होने का, रमण किरण, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है? रमण किरण।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सर सीवी रमन की याद में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी को। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। ब्रिटिश सरकार ने सीवी रमन को 1929 में कौन सी उपाधि प्रदान की? गुरु, सर, डॉक्टर, विज्ञान गुरु। तो क्या दिया था? सर। मतलब ये देखो, ये ब्रिटिश लोग हमको कितना तुच्छ समझते थे कि महान वैज्ञानिक को सिर्फ सर बोल दिया, सर सीवी रमन, वो भी मतलब इनके लिए एहसान सा दे दिया इन्होंने हमको कहीं ना कहीं। सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1958। सीवी रमन का स्वर्गवास कब हुआ था? 21 नवंबर 1970 को। रमन बाबू किस संस्था के उपसभापति थे? तो किसके थे? भारतीय विज्ञान परिषद। सीवी रमन सिर पर क्या धारण करते थे? तो क्या करते थे? पगड़ी, हमेशा पगड़ी पहनते थे वो। देखो इनमें से जो है ना, ये मैम सीक्यूज आप सोच रहे हो सर ऑप्शन तो पढ़ा नहीं रहे आप, टाइम जल्द देखो, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं और आपको फिर आप देखने वाले हो नहीं अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा टुकुर टुकुर चलता रहूँगा तो इसीलिए मैं जो है ऑप्शन से नहीं पढ़ रहा। आप जो है मैं आपको रिकमेंड जरूर करता हूँ, एक बार वेबसाइट पे जाना, MCQs के आंसर सभी के हिडन है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही मिलेगा, आंसर सभी के हिडन है, वहाँ पर जाकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऑप्शंस को। अगर आप लगभग ये मान लो 80% MCQs भी इनमें से सोल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो रखी है। और अगर सारे कर रहे हो फिर तो आपको क्वेश्चन बाहर से मिलने के चांसेस हैं ही नहीं, बिल्कुल जीरो हैं। तो अब आपके ऊपर है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। एक बार में याद ना हो 2 बार में पढ़ लेना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। भगवान महावीर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। जैन धर्म में कितने तीर्थकर माने गए हैं? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम? महावीर स्वामी, जैन महावीर। जैन विचारधारा को व्यापक बनाने का श्रेय किसे जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वो था वर्धमान, सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कुंडलपुर में। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। वर्धमान की माता का क्या नाम था? वो था त्रिशला। वर्धमान महावीर का विवाह किसके साथ हुआ, यानी कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? वो था यशोदा। वर्धमान महावीर की बेटी का क्या नाम था? वो था प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की आयु कितनी थी जब उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए? तो वो थी 28 वर्ष। वर्धमान महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? उसका नाम था नंदीवर्धन। कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो था 12 वर्ष। बहुत मेहनत करी इन्होंने। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? कौन सी नदी थी? रज्जुकला। किस आयु में महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया, हम कह सकते हैं क्योंकि गुरु थे यार वो, तो मोक्ष प्राप्त किया तो कब किया था? 72 वर्ष, 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो वो हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कितने महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा था? वो थे 5 महाव्रत। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वीर सावरकर। ये चैप्टर भी हमारा इस बुक से इम्पोर्टेंट है। वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? 28 फरवरी 1883 को। वीर सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था महाराष्ट्र में। वीर सावरकर का सही नाम क्या है, मतलब असली नाम? विनायक दामोदर सावरकर है, वैसे ये विनायक है, ठीक है, विनायक है बेसिकली। विनायक के बड़े भाई का क्या नाम है? गणेश। विनायक की उनकी माता की मृत्यु के समय कितनी आयु थी? तो वो थी 9 वर्ष। लंदन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित करने वाली संस्था कौन सी थी? तो वो थी इंडिया हाउस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं बीच बीच में कर दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन पे ऐसे सिग्नेचर टाइप में, तो समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने के लिए कौन सी किताब लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी उन्होंने? वो थी 1857 की क्रांति, ये उन्होंने लिखी थी ये किताब। वीर सावरकर को किस जहाज में बंदी बनाया गया था? उसका नाम था मेरिया। वीर सावरकर जहाज से समंदर में कूदने के बाद तैरकर कहाँ पहुंच गए थे? फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर सावरकर की है? यथा कमला, 1857 की क्रांति, महासागर, उपरोक्त सभी। क्या लग रहा है आपको? ये तो नहीं लग रहा कहीं उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। ये सारी रचनाएं वीर सावरकर ने ही रची हैं।
1924 से 1938 तक वीर सावरकर किस जिले में बंदी बने रहे? मतलब जेल में नहीं थे वो एक्चुअल में, लेकिन हाँ वहाँ पे जिला बंद कर रखा था, उनको जिले से बाहर नहीं जा सकते थे। तो वो कौन सा जिला था? रत्नागिरी। वीर सावरकर का विवाह कब हुआ? 1901 में। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यमुनाबाई। वीर सावरकर ने रत्नागिरी में किस मंदिर की स्थापना की थी? तो किसकी करी? पतित पावन मंदिर की। सावरकर के अनुयायियों ने मृत्युंजय दिवस कब मनाया था? 1960 में। वीर सावरकर को अप्रियतम स्वातंत्र्य वीर से के सम्मान से कब नवाजा गया? 1965 में। वीर सावरकर का देहांत कब हुआ? 26 फरवरी 1966 को। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा था? वीर सावरकर ने लिखा था। सबसे फेमस ये हुआ था उनका। वैसे आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का स्वरूप, ये इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। समस्त ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद। धर्म का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान, सत्य, कर्तव्य, सदाचार। तो क्या है? कर्तव्य। गीता में किसे प्रधान माना गया है? कर्म को। गृहस्थ आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ आश्रम। नेक्स्ट चैप्टर है प्रेरक दोहे, इसको भी चाहो तो स्किप कर सकते हो। हमें भगवान को किस समय याद करना चाहिए ताकि हमें कभी भी दुख ना हो? तो कब है वो? सुख के समय। हमें अपने कार्यों को किस पर नहीं टालना चाहिए? कल पर। वो पढ़िए ना, काल करे सो आज कर। नेक्स्ट चैप्टर है क्षमा और शक्ति, इसको भी चाहो तो स्किप कर सकते हो। कुरुक्षेत्र खंड काव्य किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। क्षमा और शक्ति कविता के लेखक का क्या नाम है? तो वह है यही रामधारी सिंह दिनकर। क्षमा किसकी शोभा है? वह है बलवान की, यानी कि जो ताकतवर है अगर वो माफ़ कर दे तो अच्छा लगता है, अगर कमज़ोर माफ़ करे तो क्या ही अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि उसके बस का पहले भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा विश्व बंधुत्व व मानवता, इसको भी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। पंचतंत्र किसकी रचना है? वो है विष्णु शर्मा की। द राइट का मैन किसकी रचना है? ये है टॉमस पेन की। महाभारत के रचयिता कौन है? सबको पता हो गया, ये तो वैसे भी महर्षि वेदव्यास। ब्रह्म कुमारी संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो कब किया था? 2012 में। ब्रह्म कुमारी संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो था अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? वो है मैथिली शरण गुप्त। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अशफाक उल्लाह खां। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा। अशफाक उल्लाह खां किस भाषा के शायर थे? उर्दू। अशफाक उल्लाह खां का जन्म कब हुआ? 22 अक्टूबर 1900। अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर में। अशफाक उल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? साफिक उल्लाह खां। देखो नाम ये उल्लाह खां जो आ रखा है वो इन्हीं के पिता के नाम से तो आया है ना। अशफाक उल्लाह खां की माता का क्या नाम था? मजहूद उन्नीसा। अशफाक उल्लाह खां के पिता किस विभाग में लगे हुए थे, काम करते थे? पुलिस में। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ यात्री गाड़ी में सरकारी राजकोष को कब लूटा गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। तो इसको लूटा गया 9 अगस्त 1925 को। अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब लगाई गई? 19 दिसंबर 1927 को। नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धिमान केकड़ा, चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो। केकड़े ने सारस को क्या कहकर संबोधित किया? क्या कहते थे वो? काका। केकड़ा भी और मछली भी इसको काका को कहते थे, सारस को। तालाब की मछलियों ने सारस को क्या कहकर संबोधित किया? काका। सारस प्रतिदिन क्या पकड़कर खाता था? मछलियाँ। नेक्स्ट चैप्टर है छोटी छोटी बातें, ये भी कुछ ढंग का चैप्टर नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हो। देखो एमसीक्यू बहुत लिमिटेड से चैप्टर से आने वाले हैं वैसे, क्योंकि एक तो दिक्कत ये भी ना 5 ही एमसीक्यू बनाने, हर एक चैप्टर से एक बनाएंगे छाँट छूट के। जो पॉपुलर चैप्टर है वो मैंने आपको हाईलाइट कर भी रहा हूँ साथ में, और चाहो तो आप पूरे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है ये। मेरा फर्ज था आपको सारे एमसीक्यूज बना के देना ताकि आपको एक भी बाहर से ना मिले। अब आपके ऊपर, आप जितना पढ़ोगे जितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप फिर स्कोर कर पाओगे। शरीर किससे शुद्ध होता है? वो है पानी से। मन किससे शुद्ध होता है? वो है सत्य से। जीव आत्मा किससे शुद्ध होती है? विद्या और तप से। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से। हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका, तो वो है 5 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कब हमें हाथ धोने चाहिए?
भोजन से पहले और बाद में, शौच जाने के बाद, मिट्टी और गोबर में काम करने के बाद। उपरोक्त सभी। आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम वाला। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बहुत ज़्यादा। एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से हम जानते हैं? वो है मिसाइल मैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस परिवार में हुआ था? वो था मुस्लिम परिवार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था? वो था धनुषकोटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि कब प्राप्त की? 1958 में। एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में कब आए थे? वो थे 1962 में। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह का क्या नाम था जिसे SLV-3 जो है उससे प्रक्षेपित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SLV होता है स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब जो भी होता है वो रॉकेट नहीं होता, जो रॉकेट उसके साइड में स्टैंड सा होता है वो होता है ये। तो उससे कौन सा लॉन्च हुआ था? रोहिणी नाम का। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वो है पोखरण राजस्थान में। पहला हुआ था 1992 में, दूसरा बाद में हुआ था, जिसकी डेट हमें पता लग जाएगी MCQ से। इसकी जो 1992 वाली डेट जो है ना वो इन्होंने बताई नहीं है चैप्टर में, तो आपके आएगी नहीं एग्जाम में, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना सारा ध्यान कैसी मिसाइल बनाने पर केंद्रित किया? तो वो था गाइडेड मिसाइल। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को क्या नाम दिया गया? ये जो मिसाइलों के नाम है ये ध्यान रखना। 2-3 मिसाइलें बनाई थी, 5 मिसाइल थे एक्चुअल में टोटल। तो उनमें से पॉपुलर जो मिसाइलें हैं उनके मैंने बता रखा है कौन सी का क्या नाम था। कोई ज़मीन से हवा में मारती थी, कोई कैसे मारती थी, तो उसी हिसाब से उनके नाम भी रखे गए थे। तो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल का क्या नाम था? पृथ्वी। ज़मीन को पृथ्वी कहते हैं ना। टेक्निकल कोर व्हीकल मिसाइल को क्या नाम दिया गया? त्रिशूल। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को क्या नाम दिया गया? रक्षा प्रणाली को, तो वो था आकाश। टैंक रोधी मिसाइल परियोजना को क्या नाम दिया गया? नाग। जैसे नाग डस लेता है ना, इससे ये मिसाइल टैंक को डस लेती है। अब्दुल कलाम ने अपने मन में संजोए रैक्स के प्रतीक्षित सपने को क्या नाम दिया था? तो वो था अग्नि। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। पहला हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत कब हुआ? 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 11वें राष्ट्रपति। लास्ट चैप्टर है हमारा शायद से ये राष्ट्रभक्ति, और इसमें से भी ज़्यादा उम्मीदें मत ही करना। भगवान श्री राम ने किसे स्वर्ग से बढ़कर बताया है? माता और मातृभूमि को। इस जगत में कितने जकारों को दुर्लभ माना गया है? 5। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का भोग कर सकते हैं? शूरवीर, विद्वान, सेवा को ही कर्म मानने वाले। उपरोक्त सभी तो कौन है? सारे के सारे। लास्ट चैप्टर है हमारा, इसकी उम्मीदें बिल्कुल भी मत करना। बुद्धि स्थिर रहे और अच्छी रहे। बुद्धि खालिस्तान रूपी रथ का सारथी है। तो कैसे रथ का? जीवन रूपी रथ का सारथी है। तो ये थे हमारे टोटल MCQ जो कि मैंने आपको करा दिए हैं इस वीडियो में, और इनको जो है ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, साथ में बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कटवा दिए हैं। अब आपकी मर्जी है, जो से चैप्टर आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। मेरा फर्ज था आपको बताने का, गाइड करने का। अब देखो अगर आपको ये MCQ प्रैक्टिस करने कहाँ कहाँ मिलेंगे, वापस एक बार बता दे रहा हूँ अगर तुम भूल गए हो तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आ जाना, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। ये MCQs भी यहीं पर आपको मिल जाएंगे इस वाले सेक्शन से। ठीक है। अगर आपको बुक्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, पेपर वगैरह यहाँ पर, सैम्पल पेपर यहाँ पर, ये ओल्ड पेपर का सेक्शन है। इसके अंदर आपको जो है पुराने ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको पेड मटेरियल खरीदना है, हमारा प्रीमियम मटेरियल, जैसे नैतिक शिक्षा की पूरी बुक का एनालिसिस या फिर बाकी सब्जेक्टों का भी हम कोशिश कर रहे हैं, जिनका भी हो पाएगा वो आपको यहाँ पर एडेड मिल जाएगा। यहाँ से आप उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।